नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इसमें लखनऊ में हूँ और हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी, जो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में फेमस है, क्योंकि देश के हर कोने कोने से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और आज जैसा आपको पता है डॉक्टर्स डे है और हम बात करेंगे डॉक्टर आदित्य यादव जी से। हमारे साथ में सर, स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। सर की खास बात बता दें आपको, 6 साल का एमबीबीएस और एमएस 3 साल का एमएस और फिर सुपर स्पेशलिटी 3 साल का। तो आप इस तरीके से अगर जोड़िए तो 11-12 साल का एक लंबा पढ़ाई का अनुभव है, उसके बाद फिर अपना व्यवहारिक अनुभव है। सर, स्वागत है। थैंक यू सो मच। शुरुआत करेंगे सर, कैंसर की जब बात आती है सबके मन में पहला ही प्रश्न आता है कि अब बचना नहीं है। क्या कहना है आपका इस पे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कैंसर जब भी जो है अगर अंतिम स्टेज में नहीं पहुंचता है तो ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर शुरुआती स्टेज में जब भी होता है या बीच की स्टेज में होता है हमेशा ट्रीटेबल होता है, क्योर उसका उपलब्ध है। सभी प्रकार के कैंसर का इलाज उपलब्ध है। अगर सही समय पर सही तरीके से इलाज होता है तो मरीज अपनी ज़िंदगी जी लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैंसर हो गया तो उसे दुनिया छोड़ने का ख्याल मन में लाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है ये। जैसा कि आपने कहा कि अर्ली स्टेज में अगर पता चल जाए, अगर लास्ट स्टेज में या फोर्थ स्टेज में जो भी आप कैटेगरी होगी तो मुश्किल होता है। एक सामान्य आदमी जो अपने जीवन शैली में कई चुनौतियों से लड़ रहा है, वो कैसे डिटेक्ट करेगा कि वो उसको कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है? सामान्य आदमी के लिए सबसे बड़ी पहचान ये है कैंसर के लिए कि जैसे आप रोज़ सुबह सो के उठते हैं, रोज़ सुबह नाश्ता करते हैं, रोज़ सुबह अपना दैनिक जीवन का काम करते हैं, जो भी आपका ऑफिस वर्क है या जो भी आपका काम है वो करते हैं, रात को सो जाते हैं। इन सब के दौरान अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कोई अलग चीज़ आपको महसूस हो रही है, जैसे कि आप सुबह सो के उठते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, कायदे से आपको लगातार लग रहा है, आपका वज़न गिरता जा रहा है, उसके अलावा आप अचानक आपका शुगर फ्लक्चुएट हो रहा है जो पहले कभी नहीं हो रहा था, या फिर आपका ब्लड प्रेशर अचानक ख़राब हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको चिंता के तौर पे लेना चाहिए कि मुझे एक बारी अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले। ये सारे जो लक्षण हैं, उसके अलावा आपके मुंह में अगर आप देखो, अगर हम एक क्रम वाइज बात करें, मुंह में छाला है ना, मुंह में छाला आपका 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा रह रहा है, आपको खांसी 1-2 हफ्ते से ज़्यादा रह रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा सूखी खांसी रह रही है। खांसी सबको आती है लेकिन खांसी के साथ खून तो नहीं आता है, तो अगर खांसी के साथ खून आ रहा है तो आपको चेक करना है। छाला सबको मुंह में हो जाता है, आप गर्म ठंडा खाते हैं, थोड़ा मोड़ा इन्फेक्शन सबको होता रहता है, लेकिन 2 दिन 4 दिन में वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी छाला लगातार रुक रहा है तो गड़बड़ है। उसी तरह से शरीर में कहीं पर कोई गांठ निकल रही है, कुछ भी दर्द हो रहा है, आपको ऐसा तो नहीं हर जगह दर्द होता रहता है, तो नॉर्मल से अगर ज़्यादा कुछ हो रहा है, या आप लैट्रिन में आपके खून आ रहा है, या लैट्रिन करने की आपकी फ्रिक्वेंसी बदल रही है, आपको लग रहा है पहले आप सुबह शाम जा रहे थे या दिन में 1 बार जा रहे थे, अभी आपको कई बार जाना पड़ रहा है, या 2-3 दिन में 1 बार जा रहे हैं, या पहले जैसे मोशन होता था उस तरह से नहीं हो रहा है, या फिर पेशाब में आपके खून आ रहा है, या पेशाब का कलर बदल रहा है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है। तो या फिर आपको सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आपका वजन कम हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं जो आपको लगे कि असामान्य है। भाई आप जिम जाके वजन घटा रहे हैं, खाना कम करके वजन घटा रहे हैं, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन आप सब कुछ पहले जैसा कर रहे हैं लेकिन आपका वजन गिरता जा रहा है, सब कुछ पहले जैसा कर रहे हैं लेकिन आपका जो है लग रहा है कि नहीं, मुझे वैसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको सचेत होकर के अपने जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए सबसे पहले। और अगर उनको कोई लक्षण ऐसा मिलता है तो फिर वो हमारे पास रेफ़र करते हैं, और कोशिश करके आपको जो है एक योग्य और अधिकृत कैंसर विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए, तो आपको सही गाइडेंस मिल पाएगा। बजाय इसके कि जैसे बहुत सारे मरीज़ हमारे यहाँ अल्टरनेटिव मेडिसिन ले लेते हैं, या हम तो गांव में ही बैठे हैं, अभी कुछ ठीक है, या फिर अभी शादी पड़ी है, शादी हो जाएगी तब कुछ करेंगे, या कोई भी ऐसा वो काम करते रहते हैं कि अपनी हेल्थ को वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ऐसी किसी भी सिचुएशन में आपको जो है अलर्ट रहना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं बहुत कठिन चीज़ें नहीं हैं, सबको बहुत आसानी से समझ में आ सकती हैं, बस कोई इग्नोर ना करे इन चीज़ों को। बात जब कैंसर की होती है तो पहला डर तो हमने बताया आपसे कि एक व्यक्ति को क्या लगता है, दूसरा डर लगता है कि खर्चा बहुत होगा। क्या कहना है? खर्चा बहुत होगा। खर्चा तब होता है जब आप सही रास्ते पर नहीं जाते हैं, है ना। अब आपको यहाँ से जो है मान लीजिए कमता चौराहे तक जाना है, तो डिफरेंट प्रकार की आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से बस चलती है ना। आपके पास साइकिल है तो साइकिल से जा सकते हैं, आपके पास अगर बहुत महंगी कार है तो हो सकता है बहुत महंगी कार से जाएं, नहीं कुछ है तो सरकार खुद व्यवस्था करा के आपको दे रही है, ऑटो चल रहा है, बस चल रही है, आप वो पकड़ लें। अब दिक्कत तब आएगी जब आप यहाँ से पहले बाराबंकी चले जाएँ, बाराबंकी से घूम के आप सुल्तानपुर चले जाएँ, फिर लौट के कमता तक पहुँचें और बोले हमें तो यहाँ कमता तक आना था, हमारा तो बहुत पैसा लग गया। तो सिंपल सी वही बात है कि अगर आप सही जगह से अपना इलाज कराते हैं, तो जैसे
पुअर पेशेंट के लिए ऑलरेडी सरकार की स्कीम है, आयुष्मान स्कीम है, उसमें उनका कुछ पैसा नहीं लगना है। तो खर्चे की बात तो थोड़ा सा हमें लाजमी नहीं लगती है कि मरीज कहता है बहुत पैसा खर्च हो रहा है। ज़्यादातर लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की सरकारी और CGHS ये सब है, इन सब में कवर हो जाता है। फिर जिसकी जितनी अफोर्डेबिलिटी है उस हिसाब से सरकार ने अस्पताल बना रखे हैं। ज़रूरी थोड़े ना है कि सबको जो है बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाके ही इलाज कराना है। जब क्वालिफाइड डॉक्टर आपको जो है, जैसे हिंद अस्पताल है, यहाँ मिल रहे हैं, सरकारी अस्पताल में आप जा सकते हो, सरकारी अस्पताल में तो आप कहीं भी जा सकते हो जहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा। तो ये वाली बात थोड़ी कम समझ में आती है। यानी कहा जा सकता है कि जब आदमी कई जगह भटक लेता है तब फाइनल अच्छी जगह पहुंचता है जहां पहुंचना चाहिए। पहले आप MBBS MD के पास चले जाइए, देखिए अगर उसको कुछ सिम्टम मिल रहे हैं वो रेफर करे तो अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात जब इन बातों की होती है तो आजकल तकनीकी का बहुत अहम रोल है। आजकल कंप्यूटर है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं कैंसर के वो लेकर के। पेट स्कैन की बात होती है जो जनरली एक सामान्य आदमी जानता है, और एक थेरेपी होती है जो आजकल चल रही है, रेडिएशन थेरेपी, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो एक प्रोमिनेंट नाम है, यहाँ पे क्या खास है पार्टिकुलर इस ट्रीटमेंट को लेकर के? इस ट्रीटमेंट को लेकर हमारा एक छत के नीचे सारा व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे पास सबसे अच्छी कंपनी की यहाँ पर और सबसे अच्छी क्षमता वाली रेडिएशन की मशीन रखी हुई है, और रेडियोथेरेपी जो होती है जिसका आप प्राइवेट में खर्च पूछोगे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे यहाँ चैरिटेबल होने की वजह से उसका खर्च एकदम आयुष्मान का खर्च या उससे भी कम पे रखा गया है। उसके अलावा हमारा जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जिसमें मैं हूँ, उसमें आपके पास जो है मिनिमल इन्वेसिव यानी कि दूरबीन से भी सारी सर्जरी होती है, ओपन विधि यानी चीरा लगा कर भी सारी सर्जरी होती है। सभी प्रकार की सर्जरी हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वो फेफड़े का कैंसर हो, पेट का कैंसर हो, या फिर महिलाओं के जननांगों का कैंसर हो, या गुर्दे का कैंसर हो, सारे प्रकार का कैंसर, इवन हड्डियों का कैंसर भी हम लोग कर रहे हैं। और जिसमें हम लोग लिम्ब साल्वेज सर्जरी, जिसमें ये होता है कि जैसे घुटना निकाल दिया गया या हड्डी निकाल दी गई, दोबारा हम उस पैर को वापस कर लेते हैं, दोबारा हम उसको फंक्शनल बना लेते हैं अगर मरीज हमारे पास जल्दी आ जाता है तो सभी प्रकार की एडवांस सर्जरी हो रही है। उसके अलावा कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी सब कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, डायग्नोसिस बनाने की बात करें, तो हमारे यहाँ बायोप्सी से लेकर के हिस्टोपैथोलॉजी, अपनी खुद की ब्लड लैब यहाँ पर है जो आंको डिपार्टमेंट के लिए अलग से, हमारी हिस्टोपैथोलॉजी अलग से, हमारे पास आंकोपैथोलॉजिस्ट हैं। उसके अलावा CT MRI पहले से यहाँ उपलब्ध था, रिसेंटली पेट स्कैन और डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट CT स्कैन, आयोडीन थेरेपी, ये सब उपलब्ध है। तो अभी यहाँ पर कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जनरली जब बात सर्जन की होती है तो एक सामान्य आदमी थोड़ा डरता है कि डॉक्टर साहब बस काटेंगे या हटा देंगे। ये प्रश्न ये बनता है कि वो पब्लिक, वो जनता वो जानना चाहेगी कि जब हम उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो क्या ये दवा से भी ट्रीटेबल है या इसका एक विकल्प सिर्फ सर्जन ही है? सर्जन के प्रति आपकी जो धारणा है वो काटेंगे हटा देंगे, ये कसाई के प्रति धारणा होनी चाहिए। सर्जन कसाई नहीं होता है। हम काटते निकालते इस तरीके से नहीं है, बड़ा प्रिसाइज सा जो है काम करना पड़ता है, मिलीमीटर में काम करना पड़ता है। बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ कैंसर में निकालनी होती है केवल वही चीज़ कैंसर में निकाली जाती, जो नहीं निकालनी है ज़बरदस्ती वो नहीं निकालना होता है। और हर बारी हर बीमारी का इलाज सिर्फ सर्जरी ही नहीं होता है। कई बीमारियों के इलाज में सर्जरी वाकई में पहले मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होती है, लेकिन बीमारियां कैंसर सर्जरी की जैसे जैसे हमें हमारा उनके प्रति समझ बढ़ रही है दुनिया में, हमें ये पता लग रहा है कि एक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कई दफ़ा सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी के साथ रेडियोथेरेपी, तीनों को कंबाइन करते हैं। कभी हम इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इन सबको कंबाइन करके दिया जाता है। तो अकेले केवल सर्जरी का रोल नहीं है, सबका रोल है। और सर्जरी भी जहाँ जहाँ जरूरी है केवल वहीं करी जाती है। और सर्जन काटने हटाने वाला डॉक्टर नहीं होता है। एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर की बीमारी में सबसे पहले नंबर पे होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और बायोप्सी से लेकर के सारा कुछ जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है। और हमें ये हमेशा देखना होता है कि मरीज के अलावा होल सोल ट्रीटमेंट हमें कैंसर का देखना होता है। देखिए, एक बड़ी आसान सी बात होती है कि कैंसर जिस मरीज को होता है, कई बारी वो मरीज अपने घर में ब्रेड एंड बटर का मेन अर्नर वही होता है। अब जब उसको कैंसर हो जाता है, मान लीजिए एक आदमी है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका कुछ अपना बिजनेस है, काम है, कुछ भी है, अगर उस बंदे को कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो चूंकि कैंसर में इलाज की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, लंबा इलाज चलता है। सामान्य नहीं है कि आज आप आए, ऑपरेशन हो गया, कल घर चले गए, अपने काम पे चले, कुछ इस तरह से नहीं है, थोड़ा उसके प्रोसेस हैं। तो उसमें क्या होता है, कई दफ़ा आदमी का काम छूटता है। तो हम लोगों को भी ये बात समझ में आती है कब उसका काम छूट गया, अब उसकी डिपेंडेंसी बाकी लोगों पे कैसे हो रही है। तो ये सारा भी कैलकुलेशन हम लोग दिमाग में रखते हैं और ट्रीटमेंट उसी हिसाब से हम उसका जो है बनाते हैं। जिसकी जितनी क्षमता होती है उस हिसाब से ट्रीटमेंट बनता है, ऑप्टिमाइज्ड करके ट्रीटमेंट बनता है। ऐसा नहीं है कि सबको हम सबसे महंगा ट्रीटमेंट ही दे देंगे चाहे उससे फ़ायदा हो चाहे ना हो, ऐसे नहीं है।
तो आप ये बात को समझिए कि जो आपके मन में ये अवधारणा बनी है बहुत सारे दर्शकों के मन में कि सर्जन जो है काटता, सर्जन सुपर स्पेशलिस्ट पर्सन होता है, वो माइक्रो लेवल पे जाके एनालाइज करता है कि कैंसर की रीच कहाँ तक है और उसमें से कहाँ से चीज़ों को हमें हटाना है और उसके बाद क्या ट्रीटमेंट देना है। तो ये सामान्य प्रक्रिया नहीं, जैसा मैंने पहले ही कहा कि 12 साल का लंबी अवधि का एक जो पढ़ाई का समय होता है ना, लोगों का जीवन व्यतीत हो जाता है उस समय में। तो वो जो सुपर स्पेशलिटी का पर्सन है वो बहुत बारीकी से चीज़ों को देखता है कि काटना छाटना आम भाषा में हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वो ये बहुत ऐसा कार्य है जो विशेषज्ञता का है। सर, जब बात होती है कैंसर की, खासकर महिलाओं की बात की जाए, एक आदमी जो अर्न कर रहा है उसको अगर वो सुबह शाम सो रहा है, कुछ उसकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि उसको लग रहा है हाँ कुछ अनयूजुअल है, तो चला जाता है डॉक्टर के पास। महिलाएं बेसिकली का खासकर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के बहुत छिपाती हैं, चीज़ों को बताना नहीं चाहती, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा कैंसर तो ब्रेस्ट कैंसर ही आजकल मिल रहा है महिलाओं में, और सर्विक्स का कैंसर मिलता है यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। उसके अलावा अंडाशय का कैंसर मिलता है। इन सारे कैंसर के साथ में आप ये देखोगे कि जो ब्रेस्ट वाला कैंसर है वो सबसे पहले मरीज को पता चलता है। मरीज को लगता है कि वो नहा रहा होता है या फिर अपने पार्टनर के साथ है, कभी भी उसको नोटिस हो जाता है कि उसके ब्रेस्ट में एक जो नहीं होना चाहिए उस प्रकार की कोई गांठ है। तो ये भी देखिए, आपने पहले पूछा ना कैसे पता लगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके ब्रेस्ट में कोई गांठ आपको दिख रही है तो नॉर्मली तो ब्रेस्ट में गांठ नहीं होती, अगर आई है तो आप उसके लिए इवेल्युएट कराइए। इवेल्युएट करने पर इसीलिए हमारे पास जो है ढेर सारा, ऐसा भी नहीं कि पहले हमें कोई उसमें चीरा लगाना होता, हमें बेसिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके ही हमें हाथ से छू करके ही ये पता चल जाता है कि ये कैंसर वाली गांठ हो सकती है या नहीं। अगर कैंसर वाली गांठ हमें संदेह लगता है तब हम उस पर जो है मैमोग्राफी, सोनोमैमोग्राफी, या हो सकता है कई दफ़ा हम उसमें कोर बायोप्सी यानी कि एक निडल का एक टुकड़ा उसमें जो है एक टुकड़ा ले करके उसकी हम जांच करते हैं और फिर ट्रीटमेंट करते हैं। जो महिलाएं छुपा रही हैं या इस उसमें है कि हम पता नहीं क्या है, कहाँ जाएंगे दिखाने, किसके सामने दिखाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जीवन आपका अनमोल है, जितना समय बीतेगा आपका उतना नुकसान होगा। आप चाहे अपने मन में कुछ भी सोच रहे हो, कैंसर कुछ नहीं सोच रहा, वो शरीर में बढ़ता ही जाएगा। और हमेशा याद रखिए, किसी भी कैंसर के लिए अगर अर्ली स्टेज का कैंसर, शुरुआती स्टेज का, तो हम भी फायदे में हैं, मरीज भी फायदे में है। कैसे? हमें भी मरीज को कम दवाई देनी है, हमें भी मरीज में जो सर्जरी करनी है लिमिटेड करनी है। यंग अगर पेशेंट है, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है, शुरुआती ब्रेस्ट कैंसर है, तो हमें पूरा ब्रेस्ट भी नहीं निकालना है। हो सकता है हमें मरीज को कीमोथेरेपी ना देनी पड़े, हो सकता है मरीज को हमें रेडियोथेरेपी की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट से मरीज जो है लंबे ट्रीटमेंट से बच जाता है अगर शुरुआती में आता है। तो ब्रेस्ट कैंसर में बड़ा सिंपल सा है, ब्रेस्ट में कोई गांठ है, निप्पल पे कोई खुजली है, या फिर निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है जो जनरली नहीं होता है, ऐसा कुछ आता है, या फिर बगलों में कोई गांठ आपको महसूस हो रही, तो आप तुरंत बेहिचक अपने जो है योग्य क्लिनिकल फिजिशियन जो आपका आसपास में हो, या फिर आप अपने नियरेस्ट जो आपको अधिकृत कैंसर विशेषज्ञ हैं उनसे आप जाके मिलिए, जो वाकई कैंसर के डॉक्टर हैं उनसे आप जाके मिलिए, और वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। जैसे हमारे यहाँ इसकी के लिए मेमोग्राम कराया जाता है, तो हम लोग मेमोग्राम एकदम लोवेस्ट पॉसिबल रेट पे यहाँ पर करते हैं। स्क्रीनिंग एक जांच होती है, उसमें 2 मिनट के अंदर हम ब्रेस्ट का, आप ये समझ लो कि हम एक्सरे टाइप का, ऐसे आप समझ लो मोटी बात में, एक एक्सरे लेके तुरंत हम देख लेते हैं और फिर हम उसको कंपेयर करते रहते हैं कि 2 साल बाद करा के फिर देखते हैं, 2 साल बाद। 5 मिनट की एक जाँच होती है और पैसा बहुत ही कम है उस रेशियो में। तो इस तरह से है। दूसरा कैंसर होता है सर्विक्स का कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। किसी भी महिला को जो पीरियड आता है महीने में 1 बार आता है, अगर और महीना जब ख़त्म हो जाता है यानी 45-50 के बाद मोस्टली जो है महीना बंद हो गया फिर नहीं आता है। अगर किसी को 45-50 या जब भी उसका मेनोपाज हो गया, महीना बंद होने के बाद अगर ब्लीडिंग स्पॉटिंग दिख रही है तो उसे सावधान हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई भी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहे हैं, बदबू वाला डिस्चार्ज आ रहा है, सफ़ेद रंग का कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि महीना बंद होने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है। या महीना नहीं बंद हुआ उसके बाद भी जब वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है तब भी अगर आपको जो ब्लीडिंग हो रही है वो महीने में ही 1 बार होनी होती है। और सबको पता होता है, हर महिला को पता होता है कि उसके शरीर का पैटर्न क्या है, 3 दिन 5 दिन कैसा है क्या है। लेकिन उससे इतर अगर कोई चीज़ हो रही है तो आपको तुरंत दिखाना है। क्यों आपको टैबू करना? अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट आपको बता देंगे कैसे क्या, उनको डाउट लगेगा वो हमारे पास रिफ़र कर देंगे। आपको ज़्यादा डाउट लगता है तो आप तुरंत हमारे पास आ सकते हैं। एक बात होती है सर कि जिस तरीके की लाइफ स्टाइल बढ़ गई है, अगर हम 5 दशक पहले जाएं तो लोग कहते थे बड़े लोगों को कैंसर होता था, अब तो चाहे गरीब है अमीर है सब हो रहा है। इसके पीछे काज क्या है? इसके पीछे 2 कारण है। एक तो देखिए, पहला तो आपने जो बोला लाइफस्टाइल बदल रही है उससे कैंसर बढ़ रहा है, ये फैक्ट है, तथ्य है। दूसरा कारण ये है, पहले इतनी जांचें नहीं होती थी। अगर आप ऐसे बोल रहे हो बड़े लोगों के बीच की बीमारी है तो
हम कह सकते हैं कि बड़े लोग यानी कि जो पैसे वाले थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, यानी कि जो हेल्थ केयर सर्विस तक पहुंच सकते थे, तो अगर वो पहुंच सकते थे तो अपनी जांच करवाते थे, तो उनको पता लगता था। और जो गरीब आदमी था जिसके पास हेल्थ सर्विस नहीं अवेलेबल थी, भाई पहले आज से 50 साल पहले ज़िले में एक अस्पताल होता था या फिर नहीं होता था। पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक अस्पताल था, लखनऊ KGMC, लेकिन वही में कैंसर भी उसमें भी जो है कितने साल बाद शुरू हुआ है ना। लेकिन अभी आज आप देखोगे तो अब 10-12 सेंटर तो आप यहीं इसी शहर में हो गए, इसी ज़िले में हो गए हैं। तो अब ज़्यादातर लोग पहुंच सकते हैं, अब ज़्यादा जो है हेल्थ केयर एक्सेसिबल है। तो ये सोचना कि पहले हमें कैंसर नहीं होता था, आजकल कैंसर आ गया है, कुछ ये हो गया, ऐसा नहीं है। अभी पता ज़्यादा लग रहा है, और पहले तो इलाज भी नहीं था। अभी हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है, बहुत बेटर इलाज है। पहले मरीज मर जाता था इलाज के अभाव में, अभी सस्ता इलाज है और अफोर्डेबल इलाज है और सबकी पहुंच तक इलाज है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ आयुष्मान का है कि सरकार ने बेहिसाब आयुष्मान की जो पैनलमेंट करी है, और उससे इतना ज़्यादा मरीजों को बहुत फ़ायदा हो रहा, बहुत फ़ायदा हो रहा। सर बात होती है इलाज की, तो ये कहने को बाराबंकी में इंस्टीट्यूशन है, लेकिन लखनऊ के लिए बहुत रिच है और खासकर पूर्वांचल के लिए बहुत रिच में है। इस तरह का इंस्टीट्यूशन मैं आपको बताऊं, कोई भी सुपर स्पेशलिटी का इंस्टीट्यूशन जो है किसी एक ज़िले का नहीं होता है। आप हमेशा जानिए कि जैसे बड़ा नाम, मैं पुराना उदाहरण देता हूँ, KGMC सिचुएटेड है चौक लखनऊ में, लेकिन वो चौक लखनऊ का नहीं है। KGMC पूरे प्रदेश का है। KGMC पूरे जो है बिहार, नेपाल, यहाँ तक के मरीज आते हैं। उसी तरह से जैसे हिंद इंस्टीट्यूट है, तो ये खाली बाराबंकी का नहीं है। यहाँ पर जो है ये ऐसी सुविधा है कि इसके डॉक्टर हर जगह नहीं मिलते हैं, तो ये खाली बाराबंकी के लिए नहीं है। ये लखनऊ आसपास के जितने एरिया, गोड्डा, बहराइच, बस्ती, नेपाल, सबके मरीज यहाँ पर आते हैं और आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि एक ही अस्पताल में सारे मरीज तो डिले होने लगता है। तो अगर सेंटर है तो उसका फ़ायदा लोगों को उठाना चाहिए। जो यहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट कराने के लिए लोगों को आना है, तो वो किस टाइम पे आए, मतलब मंडे टू सैटरडे, या फिर एक टाइमिंग होती होगी? एक नॉर्मल OPD होती है, वो आपकी OPD 9 बजे 10 बजे के आसपास से जो है आपकी OPD शुरू होती है, शाम को 4 बजे तक चलती है। और जो एक होती है इमरजेंसी वाली चीज़, वो 24/7 है, उसमें किसी दिन कोई बंदी नहीं है। एक अंतिम प्रश्न है कि दर्शकों के मन में जितनी बातें आपने सरल तरीके से समझाई, निसंदेह वो समझ रहे होंगे कि आज के पहले ये बातें उन तक नहीं पहुंची थी। डॉक्टर आदित्य यादव जी का एक अच्छा अनुभव है। ये कहा जा सकता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा, एक बजट में उसका इलाज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है आयुष्मान से इलाज होता है, कोई उसमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगना। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सब कुछ जो सरकार द्वारा मिली हुई है आयुष्मान सुविधा, उसका पूरा जो है उनसे इलाज होता है। और उसके अलावा जो मरीज जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, उनके लिए भी हम लोगों ने जो रेट रखे हैं वो आयुष्मान या उससे कम ही रखे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो आप आइए, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डॉक्टर आदित्य यादव जी हैं और पूरी टीम है और टेक्नोलॉजी तकनीक के साथ सक्षम है, और आपके बजट में बेहतर इलाज मिलेगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, अगर आपको यहाँ से लखनऊ जाना है तो लखनऊ ही जाइए। अगर सुल्तानपुर होकर, अयोध्या होकर जाएंगे तो फिर तो आप बाद में कहेंगे डॉक्टर साहब ने मेरा सही इलाज नहीं किया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं जय मिश्रा अपने साथी काजल जी के साथ में।